नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राहुल गौतम आपका स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल पर, जहां पे आपको मिलती है निःशुल्क शिक्षा। इसी श्रृंखला में मैं आप लोगों के लेके आया हूं व्यष्टि अर्थशास्त्र कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए। यह वीडियो उपयोगी होगा उन छात्रों के लिए जो कि सीबीएसई एवं स्टेट बोर्ड्स में अध्ययनरत हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि मानवीय गतिविधि क्या होती हैं। तो चलिए आपसे प्रश्न पूछूंगा मैं, सोचिए जरा कि मानवीय गतिविधियों से आशय क्या है हमारा। सर, इसका आंसर बहुत सिंपल है। आप भी कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, मैं भी कुछ क्रियाएं कर रहा हूं। कोई भी इंसान कोई भी क्रियाएं करता है उसको हम बोलते हैं मानवीय क्रियाएं या मानवीय गतिविधि। तो जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं तो एक मानवीय गतिविधि कर रहा हूं, वैसे ही आप पढ़ रहे हैं तो आप भी एक मानवीय गतिविधि कर रहे हैं। तो हर इंसान कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है, उसी को हम बोलते हैं मानवीय क्रियाएं। तो सर, इन मानवीय क्रियाओं का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, जरा बताइए। अरे कैसी बात कर दी आपने, मानवीय क्रियाओं का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है। अर्थशास्त्र की शुरुआत ही होती है मानवीय क्रियाओं से। जैसा आप देख सकते हैं, मैंने यहां पे आपके लिए एक टेबल बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि मानवीय गतिविधियों को मैंने आर्थिक एवं अनार्थिक गतिविधियों में वर्गीकृत करके रखा है। तो सर संबंध बताइए आप कैसे। तो हम देखते हैं कि हम कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, तो और ये जो काम होते हैं अर्थशास्त्र में वो दो तरीके से वर्गीकृत हैं। आप जो काम कर रहे हैं, या तो सर उसके बदले में आपको क्या मिलेगी, पैसे मिलेंगे, या आपको उस काम करने के बदले में पैसे नहीं मिलते। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, बताइए किसको पैसे मिलेंगे यहां पे। सर, आप पढ़ा रहे हैं तो आपको अपना घर चलाना है, मतलब आपको क्या करना है सर, घर चलाना है। और उसमें क्या रहेगा आपको, मेरे लिए, मुझे अपनी जीवन यापन करने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। अब आप पढ़ रहे हैं तो उसके बदले में अभी आपको पैसे नहीं मिलते हैं, तो आप किस लिए पढ़ रहे हैं, आप अपने विकास के लिए पढ़ रहे हैं आने वाले समय में, जिससे कि आप भी धन का अर्जन कर सकें, जिससे कि आप अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। या हम और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि आप घर में आप अपने मम्मी पापा के लिए कोई काम करके दे देते हैं, उसके बदले में आपको पैसे नहीं मिलते, लेकिन वही काम यदि मैं आपके मम्मी पापा के लिए करूंगा तो मैं उसके बदले में कुछ ना कुछ पैसे लूंगा। तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि सर आर्थिक क्रियाओं से आशय उन क्रियाओं से है जिनके बदले में हमें धन मिलता है, और सर अनार्थिक क्रियाओं से आशय हमारा उन क्रियाओं से है जहां पे हमें धन की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन रुक जाइए, यहां पे अर्थशास्त्रियों के अलग अलग मत हैं। कुछ मानते हैं, कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि धन की प्राप्ति ही आर्थिक क्रियाएं नहीं है। कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि धन की प्राप्ति ही आर्थिक क्रियाएं हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि धन को यहां पे फिर से परिभाषित किया गया है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि धन का आशय अर्थशास्त्र में इस बात से है कि क्या हमें वस्तु एवं सेवाएं मिल रही हैं, क्योंकि हमें अपना जीवन यापन करना है, और जीवन यापन करने के लिए हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान हर एक व्यक्ति के लिए चाहिए। तो जहां पे मैं काम कर रहा हूं, उस काम करने के उपरांत मुझे रोटी कपड़ा मकान मिले तो वो आर्थिक क्रियाएं हैं। और जहां मैं काम कर रहा हूं लेकिन मैं रोटी कपड़ा मकान के लिए काम नहीं कर रहा हूं, कुछ और उद्देश्य है, मैं मानसिक शांति चाहता हूं इसलिए काम कर रहा हूं, समाज सेवा कर रहा हूं, धार्मिक कोई काम कर रहा हूं, देशभक्ति कर रहा हूं, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे, तो मेरे लिए वो क्या है, अनार्थिक या गैर आर्थिक क्रियाएं हैं। तो चलिए एक बार हम देखते हैं, आर्थिक क्रियाओं को फर्दर हमने तीन भागों में वर्गीकृत किया है। तो जीवन यापन करने के लिए या पैसे कमाने के लिए आप मुख्यतः तीन काम कर सकते हैं। या तो आपका प्रोफेशन हो सकता है, प्रोफेशन क्या होता है उसके बारे में डिटेल चर्चा करूंगा मैं नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में। उसके बाद दूसरा काम आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। तीसरा काम जो है वो आप किसी के यहां नौकरी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं रोजगार। पैसे कमाने के लिए मेरे पास तीन तरह के साधन उपलब्ध हैं, मैं तीन काम कर सकता हूं। और सर गैर आर्थिक क्रियाओं के बारे में क्या ख्याल है? तो गैर आर्थिक क्रियाओं में आती है समाज सेवा, धार्मिक भक्ति या देशभक्ति। इसके लिए हम पैसे के लिए काम नहीं करते, यहां पे हम पैसे नहीं कमाते। तो मुझे लगता है कि आपका आर्थिक एवं अनार्थिक और मानवीय गतिविधियों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि इसमें क्या है। अच्छा, यहां तो मैंने और डिटेलिंग करके रखी है, आर्थिक क्रियाओं की एवं अनार्थिक क्रियाओं की डिटेलिंग भी करके रखी है, कुछ उदाहरण भी लेके रखे हैं।
तो चलिए एक बार पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आर्थिक क्रियाओं का अर्थ एवं परिभाषा। मनुष्य की उन सब क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, उदाहरण के लिए शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य, डॉक्टर द्वारा रोगी का उपचार, कृषक द्वारा खेती करना, श्रमिक द्वारा कारखाने में काम करना एवं चपरासी द्वारा झाड़ू लगाना आदि आर्थिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। ये व्यक्ति इन क्रियाओं से धनोपार्जन कर धनोपयोग करते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है लास्ट वाली, कि हम धन अर्जन करते हैं, फिर उस धन का उपयोग करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। आवश्यक वस्तुओं खरीदेंगे जिससे कि हमारा जीवन यापन हो सके। आवश्यक वस्तुओं की सामग्री में रोटी, कपड़ा, मकान हम प्रमुखता से लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड में क्या मिलता है मुझे। आर्थिक क्रियाओं के उदाहरण है यहाँ पे। व्यक्ति द्वारा धनोपार्जन के लिए जो वैधानिक कार्य किया जाता है उसे आर्थिक क्रियाओं में शामिल किया जाएगा। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात देखने मिलती है कि सर वैधानिक कार्य करना है, हमें कोई ऐसा अवैध कार्य नहीं करना है जिसकी कानून हमें मान्यता नहीं देता है। वैधानिक क्रियाओं को करने के उपरांत मुझे धन का अर्जन करना है, महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, कृषक, कारखाना श्रमिक, सफाई कर्मी, दुकानदार आदि, ये सभी लोग कोई ना कोई वैधानिक कार्य कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं और उन पैसों का उपयोग कर रहे हैं अपनी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण किया था मैंने प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस के रूप में। तो पहले थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि सर प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन के बारे में क्या ख्याल है। मतलब ये बहुत जरूरी है समझना, प्रोफेशन, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट। तो मैं शुरू करूंगा आपको सबसे पहला प्रोफेशन के बारे में। प्रोफेशन के बारे में, जब आप कोई काम कर रहे हैं जिसके बारे में आपको विशेष ज्ञान है या आपके पास उस काम के बारे में विशेष ज्ञान है या तो विशेष कला आपके पास होती है, उस काम को कर रहे हैं और उसके दौरान आपको क्या मिलता है, वहां से फीस जब मिलती है उसको हम बोलते हैं प्रोफेशन। उदाहरण के लिए डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर के पास क्या होता है, विशेष ज्ञान होता है आपके शरीर के बारे में, वो उस ज्ञान का उपयोग करते हुए फीस आपसे चार्ज करता है। आप एक शिक्षक के पास आते हैं, उस शिक्षक के पास विशेष ज्ञान एवं विशेष कला दोनों होती है जिसके माध्यम से उस ज्ञान को वो आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहा होता है, तो वो उसको भी हम क्या मानेंगे, प्रोफेशन मानेंगे। ठीक है जी। चलिए दूसरी चीज पे आते हैं हम, बिजनेस या व्यवसाय। बिजनेस से आशय हमारा उन गतिविधियों से है जिन गतिविधियों में कोई व्यक्ति लगा हुआ है और उसके उपरांत क्या कर रहा है, वो वस्तुओं एवं सेवाओं का या तो निर्माण कर रहा है या तो उनको खरीद रहा है या उनको बेच रहा है। इन गतिविधियों में यदि आप लिप्त पाए जाते हैं तो आपको हम बोलेंगे आप व्यवसाय कर रहे हैं। फिर इसके बाद आता है रोजगार। अब रोजगार में क्या है सर, रोजगार में जहां पे आप किसी व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं और उस काम करने के दौरान आपको एक तनख्वाह मिलती है, आपको वेतन मिलता है, उसको हम बोलते हैं रोजगार। रोजगार में आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। बिजनेस में आप वस्तु एवं सेवाओं के निर्माण एवं उनके उनके उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल होते हैं। ठीक है जी, यहां तक बात हमारी क्लियर हो जाती है। अब आता हूं मैं गैर आर्थिक या अनार्थिक क्रियाओं के अर्थ के बारे में। मनुष्य की वो सभी क्रियाएं जिनका धन कमाने से कोई संबंध नहीं होता है और जो किसी भी आर्थिक प्रयोजन हेतु नहीं की जाती हैं, अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब मैं काम कर रहा हूं लेकिन वहां पे मेरा उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है और ना ही मैं वहां से कोई पैसे कमा रहा होता हूं। फिर क्यों करेंगे सर हम ऐसी क्रियाएं? करना होता है। आपके माता पिता आपका पालन पोषण कर रहे हैं, उसके लिए उनको कोई भी पैसे नहीं मिलते। क्यों कर रहे हैं? उनको हो सकता है मानसिक संतुष्टि मिलती होगी, हो सकता है वो आपसे प्यार करते हैं इसलिए आपके लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद हम किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं। क्यों जाते हैं धार्मिक स्थल पे? क्योंकि वहां पे जाके हमें मन की शांति मिलती है, मानसिक शांति के लिए हम काम कर रहे हैं। कई बार हम समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं जहां से हमें पैसे नहीं मिलते, क्योंकि हम समाज सेवा करना चाहते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं, देशभक्ति कर रहे हैं। तो इस तरह की क्रियाएं भी हैं जो एक इंसान करता है, लेकिन वहां पे उसका उद्देश्य जो है वो प्रॉफिट कमाना या पैसे कमाना नहीं होता, उससे वो अपना जीवन यापन नहीं करता। वो सभी क्रियाएं उसके लिए क्या हो सकती हैं? अनार्थिक क्रियाएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए एक उदाहरण ये भी ले सकते हैं, मैं अपने छात्रों को पढ़ा रहा हूं और उनसे फीस चार्ज कर रहा हूं,
तो मैं यहां पे आर्थिक क्रियाएं कर रहा हूं। अब यहीं पे यदि मैं अपने भाई बहनों को पढ़ा रहा हूं और उनसे किसी भी प्रकार की फीस चार्ज नहीं कर रहा हूं, तो फिर यहां पे ये अनार्थिक क्रियाएं हो जाएंगी। मुझे को लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इनका और हमने विस्तृत डिटेलिंग किया हुआ है, डिफरेंस इन दोनों में जानेंगे समझेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी। चलिए देखते हैं। तो पहला जो उद्देश्य मतलब पहला जो अंतर का बिंदु रखा है, कभी भी आपको डिफरेंस आए तो उसको हम इसी तालिका के माध्यम से देखेंगे। तालिका में सबसे पहला आपके पास होना चाहिए क्रम संख्या, उसके बाद आधार के बिंदु, मतलब किस आधार पे हम उसमें अंतर कर रहे हैं, फिर जो भी हमारा कंटेंट है जैसे कि आर्थिक क्रियाएं और यहां पे क्या है अनार्थिक क्रियाएं। ठीक है जी। चलिए तो पहला डिफरेंस क्या पॉइंट क्या है मेरे पास, उद्देश्य। इसके बारे में तो काफी चर्चा हो गई है। तो जब भी मैं बात करूंगा आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है, पैसे कमाना, धन अर्जित करना। अनार्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है सर, यहां पे पैसे नहीं कमाते हम, ये देश प्रेम, सेवा, स्वास्थ्य लाभ, स्नेह, प्रेम के वशीभूत की जाती हैं। धन अर्जित करना इनका उद्देश्य नहीं होता। ठीक है जी। चलिए अब हम आते हैं दूसरे डिफरेंस पे। क्या लिखा है, पूर्ति। इन क्रियाओं से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जबकि इससे मनुष्य की इच्छाओं अथवा भावनाओं की पूर्ति होती है। यहां पे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है और यहां पे ये भावनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। चलिए जी और डिफरेंस देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है मेरे पास क्या रखा हुआ मैंने, आधार का बिंदु तीसरे नंबर पे सर यहां रखा है आपने मापदंड। तो मापदंड क्या है, इन क्रियाओं का मापदंड द्रव्य होता है। द्रव्य से आशय हमारा यहां पे धन से है। इन क्रियाओं का मापदंड क्या है, द्रव्य होता है, मतलब कि मुद्रा होती है। इन क्रियाओं का द्रव्य द्वारा मापा नहीं जा सकता। आपकी कोई भावनाएं अगर वो सेटिस्फाई हो जाती हैं, संतुष्ट हो जाती हैं, उनको हम मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते हैं। ठीक है जी। फिर आता है हमारे पास संबंध। इन क्रियाओं का संबंध सामाजिक एवं वास्तविक मनुष्यों के आर्थिक स्थिति से होता है, जबकि इन क्रियाओं का संबंध सभी मनुष्यों के सभी कार्यों से होता है। ये सिर्फ आर्थिक क्रियाओं से संबंध रखती हैं, जबकि ये मनुष्य की सभी क्रियाओं से संबंध रखती हैं, आर्थिक हो या वो अनार्थिक हो। तीसरा मतलब पांचवा पॉइंट लिया मैंने, प्रेरणा स्रोत। ये क्रियाएं आवश्यकताओं से प्रेरित होकर की जाती हैं, जबकि इच्छाओं से प्रेरित होकर इन्हें किया जाता है। मतलब अनार्थिक क्रियाएं जो हैं वो इच्छाओं से प्रेरित होकर किया जाता है और आर्थिक क्रियाओं को धन कमाने के उद्देश्य से या अपने जीवन यापन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से पूरा किया जाता है। चलिए और भी डिफरेंसेस हैं मेरे पास इसमें, जैसे कि स्वभाव। अब आर्थिक क्रियाओं का स्वभाव क्या है, वैधानिक होंगी सर। ये क्रियाएं कैसी होंगी बच्चों, वैधानिक होंगी। अनार्थिक क्रियाएं कैसी होंगी, सभी क्रियाओं का वैधानिक होना आवश्यक नहीं है। फिर क्या है, जन्म। ये क्रियाएं अर्थशास्त्र के जन्म देती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो किसको जन्म देती हैं, अर्थशास्त्र को जन्म देती हैं। इनसे अर्थशास्त्र का जन्म नहीं होता। फिर क्या है, आर्थिक विकास। इन क्रियाओं से देश का आर्थिक विकास होता है, जबकि इन क्रियाओं से देश का आर्थिक विकास नहीं होता है। तो जब आप इस डिफरेंस या अंतर तालिका को देखेंगे तो आपको एकदम पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। किसके बारे में सर, आर्थिक क्रियाओं एवं अनार्थिक क्रियाओं के बारे में आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है जी। कुछ दो पॉइंट और रह गए हैं, उनको भी हम कंप्लीट करते हैं। अनिवार्यता लिखा हुआ यहां पे अंतर के आधार में। आर्थिक प्रगति के लिए ये क्रियाएं अनिवार्य होती हैं, मतलब आपको आर्थिक क्रियाएं तो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा सर बताइए। स्वाभाविक सी बात है, आप जरा सोचिए, यदि आपको अपना जीवन यापन करना है, आपको अपनी लाइफ को सरवाइव करना है, उसके लिए आपको रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है ना, वो कहाँ से पूरी होंगी, उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा ना। इसलिए ये क्रियाएं अनिवार्य हैं, आवश्यक हैं। हालांकि ये क्रियाएं भी आवश्यक हैं क्योंकि यहाँ पे आप मानवीय भावनाओं की पूर्ति के लिए कर रहे होते हो, लेकिन इनको जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है। ये क्रियाएं भावनात्मक होती हैं, इन्हें अनिवार्य नहीं कहा जा सकता। अनिवार्य हो सकती है किसी के लिए, लेकिन हम अर्थशास्त्र में इनको अनिवार्य नहीं कहेंगे। बात ठीक है जी। चलिए 10वां पॉइंट क्या है मेरा, क्षेत्र। इनका क्षेत्र व्यापक होता है और इनका क्षेत्र व्यापक नहीं होता है।
इनका क्षेत्र व्यापक होता है और इनका क्षेत्र व्यापक नहीं होता। ऐसा क्यों सर? क्योंकि आर्थिक क्रियाएं हर जगह होती हैं और हर व्यक्ति कर रहा होता है, लेकिन गैर आर्थिक क्रियाएं जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति करे और हर जगह हो रही होंगी, इसलिए हम इनको क्षेत्र जो है वो व्यापक नहीं माना जाता है। ठीक है जी, आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। आज मैंने आपको फिर से एक बार मैं आपको समझाना चाहूंगा कि क्या पढ़ाया। मैंने आपको मानवीय गतिविधि पढ़ाई। मानवीय गतिविधियों से आशय हमारा उन गतिविधियों से होता है जो कि हर इंसान कुछ ना कुछ कार्य कर रहा होता है। फिर इनको हमने दो भागों में वर्गीकृत किया था, जिसमें होती हैं आर्थिक एवं अनार्थिक। आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं सर जहां पे कोई व्यक्ति अपना जीवन यापन करने के लिए धन अर्जित करता है, जबकि गैर आर्थिक क्रियाएं वो होती हैं जहां पे व्यक्ति काम कर रहा होता लेकिन उसका जीवन यापन से कोई संबंध नहीं होता। फिर हमने आर्थिक क्रियाओं को तीन भागों में वर्गीकृत किया था, जो होती हैं व्यवसाय मतलब कि बिजनेस, पैसा मतलब कि प्रोफेशन, और तीसरी होती है रोजगार मतलब कि एम्प्लॉयमेंट। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो आपको प्रोवाइड करता है सीबीएसई हिंदी मीडियम एवं इंग्लिश मीडियम में वीडियोस, जो कि उपयोगी होते हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, बैंकिंग के लिए, ओलंपियाड, सीयूटी, स्पोकन इंग्लिश, इन सब पे आपको वीडियोस मिलेंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है, मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।